फ्रेंड्स, यह कहानी एक ऐसी स्त्री की है जो कहने को तो भाई समान देवर के लिए जीती है, मगर खुद के लिए अकेले ही करवट बदल बदल आंसू से अपने तन को भिगोती है और दूसरे दिन की दिनचर्या के लिए खुद को तैयार करती है। 24 घंटे के कुछ वक्त सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए रखती है, जिसमें ना कोई रिश्ता, ना समाज और ना ही दुनियादारी का ख्याल। अब आगे। भाभी भाभी कहाँ हैं आप? अरे मैं यहाँ हूँ, रसोई में क्यों शोर कर रहे हो सहदेव? भाभी मैं प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, बोलते हुए भाभी के चरणों में झुक गया। भाभी रोकते हुए बोली, सहदेव पहले माँ बापूजी और भैया को तब मुझे, और दोनों ही तीनों की तस्वीर के सामने खड़े हो प्रार्थना करने लगे। तभी कमला काकी आ गई, जो इनके मकान के बगल में रहती थी, जो इनके अभी तक की परेशानी और बुरे वक्त की गवाह थी। तो आज जब महेंद्र के घर आंगन में खुशियों ने कदम रखा तो उनकी उपस्थिति कैसे नहीं होगी। काकी, हमारे सहदेव ने प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली है। और काकी के चरण छूने लगी। काकी ये खबर सुन बहुत खुश हुई। सहदेव ने भी चरण स्पर्श किए तो काकी गले लगाकर बोली, अरे हमारे बेटे ने बहुत मेहनत की थी, और दुल्हन तुमने भी जो त्याग और संयम बनाए रखा, वही सब देखकर तुम्हारे बड़े बुजुर्ग ने आशीर्वाद दिया है। भगवान करे अब तुम लोग खुश रहो। चलो अब मैं जा रही हूँ। अरे काकी, आप मुंह मीठा किए बगैर कैसे चली जाएंगी? हम दोनों के लिए आप ही हमारी बड़ी और अपनी हो। तो अभी बैठे और कुर्सी खिसका दी। काकी भी बड़े गदगद मन से बैठ गई रसोई के पास। सुनीता आज मन ही मन खुश थी। उसकी आवाज में खनक और वह गुनगुनाते हुए हलवा बना रही थी, क्योंकि उसकी वर्षों की मेहनत और धैर्य से उसके देवर ने सिविल सर्विसेज में सफलता पाई थी। बड़ी परेशानी से दिन गुजरे थे और सुनीता ने मेहनत और ईमानदारी से अपने देवर सहदेव को पढ़ाया था, और सहदेव भी अपनी भाभी के त्याग को समझता था और उसने मेहनत कर इस सफलता को प्राप्त किया था। काकी, ये लीजिए हलवा खाइए, और मुन्ना तुम भी लो। सुनीता का मन प्रफुल्लित होने पर सहदेव को प्यार से मुन्ना पुकारती थी। समाज के कुछ लोग इन्हें गलत नजरों से देखते थे, लेकिन आज वही लोग सहदेव के गुणों का बखान करते नहीं थकते हैं और रवि की पत्नी सुनीता के तारीफों के पुल बांधते हैं। सहदेव के लिए एक से एक रिश्ते आने लगे। किसी भी लड़की वालों के लिए क्या चाहिए? एक अच्छी गवर्नमेंट सर्विस और सुंदर व्यक्तित्व वाला लड़का। ये दोनों ही चीजें सहदेव में थी। सुनीता ने सबकी राय से एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से रिश्ता जोड़ा, जो उसके ससुराल के दूर के रिश्ते से थे, जो उसको बचपन से देख रहे थे। पढ़ाई में अच्छी और शांत स्वभाव की थी सीमा, देखने में भी अच्छी थी, बस गरीब परिवार से थी। सुनीता की परखी नजर ने उसके गुणों को देख बातचीत आगे बढ़ाई और विवाह कर दिया। सीमा और सुनीता में आपस में एक बहन या यूं कह लो सखी जैसा संबंध था। महेंद्र सहदेव के पिताजी के आंगन में खुशियों ने डेरा जमा लिया था। सहदेव भी सीमा के विवाह से खुश रहता। सीमा के आने से सुनीता को भी बहुत आराम मिला। जो काम वो अकेले किया करती, अब दोनों मिलकर कर लिया करती थी। और कमला काकी भी खुश रहती, क्योंकि आज भी उनकी इज्जत वैसी ही होती थी। एक दिन सुबह से ही सीमा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो कमरे से बाहर नहीं आई। सहदेव को चाय देते हुए सुनीता ने पूछा, मुन्ना छोटी कहाँ है? भाभी माँ सीमा पूरी रात पेट दर्द से परेशान रही, अब जाकर सोई है, इसलिए मैंने उसे नहीं उठाया। अरे मुझे खबर कर दी होती। अरे भाभी माँ, परेशानी वाली कोई बात नहीं थी, आप बेकार में ही चिंता करने लगती है। अच्छा सुन, ये चाय छोटी को दिया, तू ऑफिस चला जा, फिर मैं उसके पास जाती हूँ। और चाय की ट्रे में कुछ बिस्किट भी रखकर थमा दिए। सहदेव ट्रे लेकर गया और सीमा को जगाकर चाय दी। सीमा जल्दी से चाय पीकर आ गई। रसोई में भाभी माँ के पांव छुए और देरी के लिए माफी मांगी, मगर सुनीता बोली, ठीक है, अभी तुम आराम करो, तबीयत ठीक होने पर करना। जाओ कमरे में मुन्ना की काम देख लो। सीमा और सहदेव को बात करते करते काफी रात हो गई। तभी सहदेव बोला, सीमा आज तुम कमरे में पानी रखना भूल गई हो शायद। सीमा जीभ काटते हुए बोली, अभी लाती हूँ। ऐसा बोलकर रसोई घर में आई। उसे भाभी माँ के कमरे से रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा, भाभी माँ तो कभी देर रात तक जागती ही नहीं, आज क्या हुआ? ये सोच पानी लिए उनके कमरे के बाहर खड़ी होकर खटखटाना चाहा कि उसके कानों में गाना सुनाई दिया, सजना है मुझे सजना के लिए। ये सुनकर उसने सोचा, आज भाभी माँ को क्या हो गया है, क्योंकि अभी तक उसने सिर्फ इन 8-9 महीनों से उनको भजन गाते ही सुना था। उसने सोचा, हो सकता है आज उन्हें फिल्मी गाने का शौक हुआ हो। फिर सीमा के खुराफाती दिमाग ने कहा, चलो रोशनदान से झांकते हैं।
और कल भाभी माँ की खिंचाई भी करेंगे। ये सोच उसने स्टूल को धीरे से रखा और उस पर चढ़ गई। उसके बाद उसने जो नज़ारा देखा उससे वह दंग और क्षुब्ध हो गई, क्योंकि उसने अपनी माँ जैसी जेठानी को लाल जोड़े में देखा, और केवल लाल जोड़ा ही नहीं बल्कि पूरे श्रृंगार में देखा था। एक पल सीमा को ऐसा लगा कि अभी गिर जाएगी, मगर खुद को संभालते हुए किसी तरह अपने कमरे में गई। हजारों सवाल दिल दिमाग में उमड़ते घुमड़ते रहे। सहदेव बोला, अरे सीमा, तुम पानी लेने गई थी या कुआं खोदने? मगर सीमा के होठों से कोई जवाब नहीं निकला, क्योंकि वो तो किसी और ही दुनिया में थी। तभी सहदेव ने उसे झकझोरा और बोला, कहाँ खो गई हो सीमा? कोई भूत प्रेत देख लिया क्या? ऐसा ही समझ लीजिए। क्या मतलब है तुम्हारा? सीमा फट पड़ी। जिस भाभी माँ के तुम गुणगान करते रहते हो, भाभी माँ ये, भाभी माँ वो, उनके करतूत सुनोगे तो तुम भी भाभी माँ को शायद ही भाभी कह पाओगे, समझे? और भी ऊटपटांग बातें करने लगी। इस वक्त सीमा की नजर में सुनीता का एक खराब औरत का चित्रण था। उसने उत्तेजक होकर बोला, तुम कहते हो ना कि तुम्हारे भैया को गुजरे वर्षों हो गए, तो फिर तुम्हारी भाभी माँ ये साज सिंगार किसके लिए करती है? कुछ नहीं, वो तुम्हें अंधेरे में रखकर सती सावित्री बन कोई अपने यार के लिए सजती होगी, और तुम्हें तो इसका अंदाजा भी नहीं हुआ होगा। वो तो मुझे भी नहीं होता अगर मेरी आंखों ने देखा न होता। सीमा चुप हो जा, कैसी बातें कर रही हो? भगवान के लिए शांत हो जा, नहीं तो कहीं भाभी माँ के कानों में पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हो जाएगा। अब कौन सा अनर्थ होना बाकी है? जब एक विधवा श्रृंगार करने लगे तो समझ लो घर पर तबाही आने वाली है। इस घर में अब मैं नहीं रहूंगी और ना ही आप, समझे? हम दोनों कल ही घर छोड़कर चलते हैं। तभी सीमा के गाल पर झनाटेदार थप्पड़ पड़ा। सीमा हतप्रभ हो सहदेव को घूरे जा रही थी। सहदेव बोला, कब से समझा रहा हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा ना बोलो, मगर मानने के बजाय बक बक किए जा रही हो। चुपचाप सो जाओ, सुबह तुमसे बात करता हूँ। अभी तुम होश में नहीं हो। इधर सुनीता भी परेशान थी। क्या हो गया इन दोनों को? ये क्यों लड़ रही हैं? फिर मन ने कहा, इस वक्त उनके कमरे में जाना ठीक नहीं है, सुबह पूछूंगी और सुलह करा दूंगी। ये सोचकर वह सो गई, मगर सुनीता का दिल अंदर ही अंदर परेशान था। करवट बदलते हुए देर से सोना हुआ। सहदेव ने सुबह उठकर एक निर्णय लिया, कुछ भी हो मैं भाभी माँ से घुमा फिरा कर पूछ लूंगा, मगर सीमा को बीच में नहीं आने दूंगा। वो रसोई घर की तरफ आया, मगर रसोई घर बंद देखकर आशंकित हुआ कि क्या हुआ भाभी माँ को, आज उठी क्यों नहीं? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो देर से उठी हो, फिर आज ऐसा क्यों? कहीं भाभी माँ ने हम दोनों के बीच की बात तो नहीं सुन ली? कहीं दुखी होकर कुछ कर तो नहीं लिया ना? भगवान उनके जीवन की रक्षा करना, वो ही तो एक हमारी बड़ी है। सीमा बिना नासमझी में क्या क्या हरकत कर जाती है। और घबराकर भाभी माँ के कमरे की तरफ भागा। बड़े जोर से दरवाजा खटखटाने लगा, मगर जवाब नहीं मिला। तब उसने स्टूल पर चढ़कर रोशनदान में हाथ डालकर चिटकनी को खोला और भाभी माँ को पास जाकर जगाने लगा। सुनीता भी हड़बड़ा कर उठी, क्या हुआ मुन्ना? और सहदेव उनके गले लग गया। भाभी माँ, मैं कब से आपको आवाज दे रहा था और आप है कि कोई जवाब ही नहीं दे रही थी, तो मैं घबरा गया। आप कभी इतनी देर तक नहीं सोती हैं, मगर आज क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, क्या हुआ? अरे सच में, कैसे मैं इतनी देर तक सोती रही और मुझे देर हो गई। जल्दी से उठने लगी कि सहदेव ने कहा, आप आराम से उठे, आज आपकी छोटी काम संभाल लेगी। सीमा दरवाजे पर खड़ी होकर देख रही थी सहदेव और सुनीता को अजीब नजर से। सहदेव ने घूरा सीमा को। सीमा वहां से चल दी, पैर पटकते हुए। सुनीता को तभी रात की बात याद आई। क्या बात है मुन्ना, तुम दोनों रात में क्यों लड़ रहे थे? कुछ नहीं भाभी माँ। अच्छा, मेरा मुन्ना बड़ा हो गया, अब भाभी माँ को कुछ नहीं बताएगा। सहदेव ने अपनी नजर नीची कर ली, क्योंकि भाभी माँ के भेदती नजर का सामना नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी भाभी माँ के हाथों को सहलाकर बोला, भाभी माँ, जब से मैं 10 वर्ष का था तभी से मुझे अपने बेटे की तरह पाला, प्यार दिया, लाड लडाया और मेरे मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर दे मेरी जिज्ञासा भी शांत करती रही। हमने आपको समय समय पर एक माँ, पिता, बड़ा भाई बहन, शिक्षिका और दोस्त के रूप में पाया है। देख मुन्ना, आज भी जो तेरे दिल को कोई सवाल परेशान कर रहा है तो मुझसे पूछ ले, मैं पूरी कोशिश करूंगी, मगर घुमा फिरा कर बात न कर, समझा? चलिए भाभी माँ, आप और हम सब पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर बातें होंगी। तू बातों को बीच में छोड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ बड़ी उलझन है। जितनी जल्दी हो पूछकर उसका निवारण कर ले। तू भी घुटता रहेगा और मैं भी परेशान रहूंगी।
सुनीता सीमा के रवैये से बहुत दुखी थी, मगर कारण पता करना चाह रही थी तो उसकी खामोशी और अजीब सी नजर दिल को चीर रही थी। सहदेव अभी सोच रहा था कि कैसे वो उन प्रश्नों को पूछे जो पूरी तरह से भाभी माँ के वजूद पर टिका था और जिससे भाभी माँ आहत होती है। तभी भाभी माँ ने कहा, बोल मुन्ना, अपनी परेशानी बता। अभी सहदेव कुछ कहता कि सीमा बोल पड़ी, अरे किस मुंह से पूछे कि जब पिता समान बड़ा भाई नहीं है तो आप ये साज श्रृंगार किसके लिए करती हैं और क्यों। सीमा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर और सहदेव के सवालिया निगाहों को देखकर बहुत दुखी होकर सुनीता अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर बहुत रोई। अपने पति की तस्वीर के सामने आप मुझे क्यों नहीं अपने साथ ले गए और आप मुझे क्यों ऐसे वचन में बांध गए कि आज मेरे बच्चा समान देवर मुझे ओछी नज़र से देख रहा है, क्यों अपनी पत्नी की बातों को चुप रहकर समर्थन कर रहा है। और रोती रही। फिर कुछ सोचकर अपने आप ही निर्णय लेकर दरवाज़ा खोला तो देखा सहदेव को। उसने अपनी नज़र नीचे किए हुए बोला, मुन्ना जाकर छोटी को लेकर मेरे कमरे में आ जा। आज मैं तेरे सारे सवालों का जवाब देती हूँ। जब तुम दोनों ने मुझे गलत समझा है तो मैं अपनी बातों को कहकर साबित करूंगी कि तुम दोनों की सोच मेरे प्रति गलत है। जब मैं शादी कर इस घर में आई तो हमारा एक खुशहाल परिवार था। माता पिता समान सास ससुर, प्यारा पति और छोटे भाई बहन समान ननंद और देवर। किसी भी स्त्री को और क्या चाहिए होता है। मैं अपनी किस्मत पर इतरा रही थी और खुशियों के झूले में झूल रही थी कि शादी के 2 वर्ष बाद सास ससुर और प्यारी ननंद खुशी तीनों रिश्तेदार की शादी से लौटते वक्त भयंकर बस दुर्घटना में उन तीनों की मृत्यु हो गई। हम सभी बहुत टूट गए थे। तब ये मुन्ना मात्र 5 वर्ष का था और अपने भैया से इतना हिला था कि अम्मा पिताजी के साथ नहीं गया, या इसे मृत्यु ने बख्श दिया होगा कि हम दोनों के जीवन में उजाला रहे। तभी उन्होंने प्रण कर लिया कि हम अपनी कोई औलाद नहीं करेंगे और इसे ही अपने बच्चे की तरह प्यार और परवरिश करेंगे। मैं भी इनके निर्णय में साथ थी। हम दोनों भूल गए थे कि हमारी औलाद नहीं है। हम सभी अभी ठीक से संभले ही थे कि 3 वर्ष सही चला कि एक दिन इनको भी क्षय रोग ने जकड़ लिया। बहुत इलाज कराया मगर धीरे धीरे हमारा दामन छूटने लगा। 4 वर्ष निरंतर संघर्ष के बाद जब उन्हें ये एहसास हो गया अब वे नहीं बच पाएंगे तो वे मुझे पास बिठाकर दुनियादारी समझाने लगे और बोले, रानी, ये मुझे प्यार से रानी कहते थे। कहने लगे, जब तक मेरी आंखें बंद नहीं होती एक काम करोगी तुम, रोज मुझे 16 श्रृंगार कर दिखाओगी जिससे मैं आंखों के बंद होने पर यही छवि लिए दुनिया से जाना चाहूँगा, जिससे मेरे दिल को शांति मिलेगी। और मुन्ना बहुत छोटा है, तुम अपने को बिखरने नहीं देना, इसे तुम्हें ही प्यार करना है और योग्य बनाना है। मैं रोने लगी। तब इन्होंने कहा, पगली, मैं शरीर से दूर रहूंगा मगर आत्मा तुम्हारे पास ही रहेगी। लगभग हंसने की कोशिश करते हुए बोले, हाँ, मगर तब तुम मुझे महसूस करोगी जब हर रात 16 श्रृंगार करोगी। और हो सके तो जो क्षण बचे हैं मेरी कामना पूरी कर दो रानी। तुम सब सोच भी नहीं सकते कि किसी भी स्त्री का पति मृत्यु शैया पर हो और उसकी औरत को रोना भी ना हो, उस पर से वो श्रृंगार कर पति के सामने हंसने का क्रम जारी रखना हो तो कैसा लगेगा। मैं हर रात मरती थी, दिल में आंसुओं को दफन कर मुस्कुराने का प्रयत्न करती थी। ऐसे करते करते 6 महीने बाद हमारी शादी की वर्षगांठ भी आ गई, लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं हुई क्योंकि मैं अपने में थी ही कब। एक रात मैं लाल साड़ी पहने जो मेरी शादी की थी इनके पास आई। इन्होंने देखा और कहा, रानी, मैं बोलने ही वाला था कि तुम उसी तरह सजो जैसे मैं ब्याह कर लाया था तुम्हें। और देखो, तुम्हें मेरे दिल की बातें पता चल गई। देखो हमारा रिश्ता कितना मजबूत डोर से बंधा है। और हंफाने लगे। मैं इन्हें पानी पिलाकर इनके सर को अपनी गोद में रखकर सहलाने लगी। इन्होंने मेरी आंखों से बहते आंसू जो मैं बहने देना नहीं चाहती थी, लेकिन जब हृदय की वेदना बहुत वेदित करती है तो ना चाहते हुए वो बह जाते हैं। वही मेरे साथ हुआ। ये मेरे गालों को थपथपाकर बोले, रानी, तुम्हें याद है आज हमारी शादी की वर्षगांठ है। ये सुन जी धक धक से रह गया। ये वो गाना गाने को बोले जो मैंने इन्हें पहली रात को सुनाया था और इन्हें बेहद पसंद था। मैंने गाना गाया, सजना है मुझे सजना के लिए। हम दोनों ने बहुत सी बातें की और वादे किए और बातें करते करते हम दोनों को नींद आ गई। मुझे लगा कि ये मुझे आवाज दे रहे हैं। मैं उठी मगर मुस्कान लिए सोता देख गोद से हटाने का मन नहीं हुआ। और सुबह हुई जब मैं सर को तकिए पर रखने लगी तो सर एक तरफ लुढ़क गया। मेरा हृदय चित्कार उठा और तू उठ कर आया। बोला, भाभी माँ, क्या हुआ भैया को, आप क्यों रो रही है।
भैया सो रहे हैं, मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। और देख, मुझ जैसी कौन ऐसी औरत होगी जिसको भगवान ने सुहागन बनाया तो उसी दिन अभागन भी। मेरे हृदय की गति क्या होगी तुम सब समझ भी नहीं पाओगे। हर स्त्री पिया मिलन याद कर रोमांचित होती है और मैं हूँ रोमांचित होने के दूसरे क्षण पति से बिछड़ने का दंश भी झेलती हूँ। कमला काकी हमें समझाने आई। मुन्ना भी नौकरी पर गया, ब्याह कर इतनी प्यारी बहू लाया, लेकिन किसी को भी याद नहीं कल 30 जून थी, हमारी शादी की वर्षगांठ थी, जो मैं अपने पति को महसूस कर जीना चाहती हूँ। तो तुम सभी को परेशानी हो गई। बहू, मैं श्रृंगार करती हूँ अपने पति के लिए, जिनके वजूद को मैं महसूस करती हूँ और हर रात अपने पति के साथ बिताए पल को स्मरण कर उनकी यादों की गोद में सोती हूँ। तो क्या ये गुनाह है? बोलो सीमा। सीमा सुनीता के पांव पकड़कर माफी मांगने लगी और सहदेव तो समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे और किस मुंह से अपनी भाभी माँ से माफी मांगे। उसके दिल के हलचल को भांपकर सुनीता बोली, मुन्ना इधर आ। वो एक छोटे बच्चे की भांति भाभी के चरण पकड़ बस आंसुओं से अपनी भाभी के पैर धो रहा था, या शायद हमेशा के लिए अपने मन में भाभी के प्रति उत्पन्न हुए शंका की आग को बुझा देना चाह रहा था। चल अब बस कर और उठ, भाभी माँ को भूखा रखेगा क्या? और सुन, छोटी को माफ कर देना, नादान थी वो। और अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखना, जिससे कोई भी गलत फहमी तुम दोनों को डिगा ना पाए और तुम दोनों ही मेरा धन दौलत और दुनिया हो। और तीनों रसोई घर की तरफ चल दिए। एक सुलझे रिश्ते के साथ वो पुरानी सीमा फिर मिल गई। अब सीमा के मन में पहले से ज्यादा इज्जत बढ़ गई अपनी बहन और माँ समान जेठानी के लिए। आज महेंद्र के आंगन में दो दो खुशियों ने दस्तक दी थी। पहली सीमा का पांव भारी होना, दूसरा उसका बेटा यानी देवर सहदेव की प्रमोशन हुई थी, जो कि बड़ा अधिकारी बन गया। सुनीता का मन मयूर की तरह नाच रहा था। फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।